दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट यानी चैप्टर 1 को पूरा अध्याय को समाप्त करेंगे। यानी आज ही पूरा अध्याय क्या होगा, शुरू होगा, और आज ही पूरा अध्याय क्या होगा, खत्म होगा। यानी इस वीडियो को देखने के बाद और कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी पूरा मंजिल आपका यही है। यानी यदि आप इस मंजिल को पा जाते हैं तो आपको किसी अन्य मंजिल को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, और एंड तक देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आप जिस टाइम भी हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उसी टाइम से मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग सभी तरह से आप लोगों को नमन करता हूं। तो मैं बिना टाइम इन्वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो चैप्टर 1 हम लोगों का है सॉलिड स्टेट। पहला क्या है हम लोगों का, सॉलिड स्टेट, यानी इस चैप्टर का नाम क्या है, ठोस अवस्था। चैप्टर नाम क्या है, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या होती है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन एवं आकृति, एवं आकृति दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ की आयतन एवं आकृति दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं हम, वही चीज़ यहाँ क्या कर दिए हैं हम लोग, लिख दिए हैं। कह रहा है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित हो। वही बोले हैं ना कि पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आयतन एवं आकार दोनों क्या होती है, निश्चित होती है। वह क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। वह क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। और कह रहा है कि उसे ठोस कहते हैं। ठोस में दो कण के बीच की दूरी, यानी कि जो ठोस होते हैं उसमें दो कणों के बीच की दूरी, ठोस में दो अवयवी कण, जैसे मान लेते हैं एक अवयवी कण हमारा क्या है, यहाँ पे है, और एक अवयवी कण कहाँ है, यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, तो दो कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है। सबसे कम कहने का मतलब होता है कि जो ठोस हम लोग का जो पदार्थ होते हैं वह तीन प्रकार के, एक होता है हम लोगों का ठोस, एक होता है हम लोगों का द्रव, और एक होता है हम लोगों का गैस। तो जो ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वह सबसे पास पास होते हैं। द्रव क्या होते हैं, इस ठोस से थोड़ा सा दूर दूर, और गैस के क्या होते हैं, सबसे दूर दूर होते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ क्या कह रहा है कि दो कणों के बीच की दूरी सबसे कम होने के कारण आकर्षण बल अधिक होता है। अब जब जितने पास पास रहेंगे, जैसे दो चुंबक है, दो चुंबक को यदि हम एकदम पास पास रहेंगे तो क्या होगा, उन दोनों के बीच आकर्षण बल क्या होगा, सबसे मजबूत होगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जब क्या कर रहा है कि ठोस में दो कण के बीच की दूरी सबसे कम होने के कारण आकर्षण बल क्या होती है, सबसे अधिक होती है, जिससे घटक कण जैसे परमाणु, अणु या आयन अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं। यानी कि वह क्या करते हैं, हिल डुल न पाने के कारण अपने स्थान पर क्या करने लगते हैं, वे सब कंपन करने लगते हैं। और कह रहा है कि ठोस असंपीड्य दृढ़ यांत्रिकी शक्ति अधिक होती है। और संपीड का मतलब होता है कि जिसे दबाने पर न दबे, यानी कि जिसमें दबाने पर न दबे, यानी जिसको दबाने पर न दबे, यानी जो पदार्थ दबाने पर नहीं दबता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं असंपीड्य। उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंपीड्य। अब हम लोगों का आता है ठोसों का वर्गीकरण। अगला हेडिंग क्या है, ठोसों का वर्गीकरण। तो यहाँ समझिए कि जो ठोस होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक हम लोग क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कि ये हमारा क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये हमारा क्या होता है, एमआरफियस सॉलिड। हमारा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वह क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं यह निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। कैसे होते हैं ये सब, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें, दीर्घ परासी, यानी लॉन्ग रेंज फार्म। क्या होता है, लॉन्ग रेंज फार्म, लॉन्ग रेंज फार्म। और इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज फार्म, यानी कि इसमें क्या होती है, लघु परासी। इसमें क्या होती है, लघु परासी, यानी जिसके अवयवी कण
निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कि जो ठोस होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 2। तो वही यहाँ पे लिख दिया गया होगा। यहाँ पे क्या है कि ठोसों का वर्गीकरण। तो जो ठोस के अवयवी कण है, यानी ठोस को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठोस को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में। पहला हम लोगों का है क्रिस्टलीय ठोस, पहला हम लोग क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, और दूसरा हम लोग क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फियस सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं कि जब घटक कण जैसे परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यानी इसमें क्या होते हैं कि जो अवयवी कण, यानी जिससे यह ठोस मिलकर बना है, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवयवी कण। अवयवी कण जो होते हैं वह क्या होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसकी आकृति निश्चित होती है। इसकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। इसमें कौन सी परासी व्यवस्था पाई जाती है, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। देखिए कह रहा है कि दीर्घ परासी व्यवस्था यानी लॉन्ग रेंज फार्म। उसके बाद कह रहा है कि इसके गलनांक उच्च होते हैं, यानी कि दीर्घ परासी व्यवस्था पाए जाने के कारण ही, दीर्घ परासी व्यवस्था पाए जाने के कारण ही इसमें क्या होते हैं, इसके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। कह रहा है कि इसमें असंपीड्यता अर्थात दबाने पर नहीं दबते हैं। असंपीड्यता कहने का मतलब ये होता है कि जब इनको हम लोग दबाते हैं तो क्या करेंगे, नहीं दबेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंपीड्यता का गुण विद्यमान होता है। यानी कि इसमें जो होता है असंपीड्यता का गुण क्या होता है, विद्यमान होता है। अगला कह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक का मतलब कि एक दिशा में ये सब इनके अणु नहीं रहते हैं। आगे कह रहा है कि विभिन्न दशाओं में गुण भिन्न भिन्न होते हैं, यानी इनका जैसे जैसे इनका दशा बदलता है ऐसे ऐसे इनके गुण बदलते जाते हैं। कह रहा है कि इसमें परमाणु, अणु, आयन की व्यवस्था त्रिविम होती है। इनमें परमाणु, अणु तथा आयन की व्यवस्था कैसे होती है, त्रिविम। त्रिविम कहने का मतलब यह हुआ, त्रिविम मतलब ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा, ये सब हमारा, ये सब क्या रहेगा, ये त्रिविम है, यानी 3D रहेगा। कैसा रहेगा ये सब, 3D। ये हमारा 1D, ये हमारा क्या हो गया, ये लास्ट वाला 2D, और ये हमारा क्या हो गया 3D। यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमारा क्या होता है 3D व्यवस्था। कह रहा है कि व्यवस्था त्रिविम होती है जिसके क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी कि इसी त्रिविम व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं, जालक। अब हम लोगों का आता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस बताए हैं कि वह ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित न हो, यानी कि वह ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित न हो, वो हम लोगों को क्या कहलाता है, वो हम लोग कहलाता है अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए वही यहाँ पे लिखा होगा, कहा है कि जब ठोस के घटक कण जैसे परमाणु, अणु, आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी जो ठोसों के अवयवी कण हैं वह निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, यानी इसकी आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। इसमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। इसमें कौन सी परासी व्यवस्था पाई जाती है, लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, जिसके कारण इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। इसका एग्जाम्पल एकदम आप रट लीजिए, यही 3 एग्जाम्पल है। यानी अक्रिस्टलीय ठोस का, अक्रिस्टलीय ठोस का जो एग्जाम्पल है वो हम लोगों का क्या है, रबर, कांच, प्लास्टिक। रबर, कांच और क्या है हम लोगों का, प्लास्टिक। रबर, कांच और प्लास्टिक, ये हमारा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के 3 उदाहरण। इसको रट जाइए एकदम। यानी ये तीनों आएंगे तो हमारा क्या रहेगा, अक्रिस्टलीय ठोस। बाकी सब क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे। तो आइए इधर क्या कह रहा है कि हम लोगों का क्या कहा था कि निश्चित नहीं होते, इसमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, जिसके कारण इनके गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। अब आता है अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। हम लोग का क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो जो हम लोगों का अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जो हम लोगों का अक्रिस्टलीय ठोस होता है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार का, 3 और 4। एक होता है आणविक ठोस, एक हम लोग का क्या होता है, आणविक ठोस। एक होता है आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, और हमारा चौथा होता है धात्विक ठोस। चौथा क्या होता है, धात्विक ठोस। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है कि जिनके अवयवी कण अणुओं के बने होते हैं तो उसको आणविक ठोस। जिनके अवयवी कण आयनों के बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस। जिसके अवयवी कण सहसंयोजी होते हैं
अर्थात जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सहसंयोजी ठोस। और धात्विक ठोस को मतलब हुआ कि जिसके अवयवी कण किससे बने होंगे, धातु के बने होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, धात्विक ठोस कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, धात्विक ठोस। तो यहाँ क्या कह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला हम लोगों का है आणविक ठोस, पहला हम लोग क्या है, आणविक ठोस। दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है सहसंयोजी ठोस, और चौथा क्या है, धात्विक ठोस। आणविक ठोस भी 3 प्रकार का होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और नेटवर्क ठोस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क, नेटवर्क ठोस अभी आएगा आगे। तो हमारा क्या है, पहला आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है सहसंयोजी ठोस और चौथा क्या है, धात्विक ठोस। तो पहले की बात करेंगे आणविक ठोस की। तो कह रहा है कि आणविक, इसमें कह रहा है कि आणविक ठोस में घटक कण अणु के रूप में होते हैं। कैसे रहेंगे ये, अणु के रूप में। इसकी संरचना त्रिविम होती है। संरचना में त्रिविम बताए हैं क्या होता है, होती है। और इसमें वांडर वाल पाया जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है, वांडर वाल होती है। इसके गलनांक कम, वाष्पशील तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, और ये वाष्पशील होते हैं तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, इसकी एग्जाम्पल है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा क्या है, NH3। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया हमारा क्या है, अध्रुवीय आणविक ठोस है। ये ध्रुवीय आणविक ठोस है। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस हमारा क्या होता है, जल और हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारा क्या है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। चौथा हम लोगों का है आयनिक ठोस। चौथा हम लोगों का क्या है, आयनिक ठोस, यानी इसमें आवेश युक्त आयन एक दूसरे से त्रिआयामी जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यानी इसमें आवेश जो होंगे, इसमें आवेश युक्त आयन, आवेश युक्त आयन कहने का मतलब हुआ कि जैसे NaCl, तो Na पर क्या होता है, +4 और Cl पर क्या होता है, -4। तो हमारा क्या होंगे, आवेश हो जाएंगे। कह रहा है कि इसमें आवेश युक्त आयन एक दूसरे से त्रिआयामी जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसमें प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल, प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल, स्थैतिक बल कहने का मतलब होता है कि ये दोनों आयन क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। यानी Na क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और Cl- क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो वहाँ क्या करेगा, स्थैतिक बल काम करेगा। यह कठोर भंगुर उच्च गलनांक वाले, क्या कह रहा है कि यह कठोर भंगुर और उच्च गलनांक वाले तथा वैद्युत तथा ऊष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। यानी ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिक एवं हीट, यानी कि इलेक्ट्रिक एवं हीट के क्या होते हैं, यह दुर्बल चालक होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, NaCl है और हमारा क्या है, KCl है। अगला क्या है, सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस क्या होता है कि इसमें परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा त्रिव्यायामी, यहाँ क्या रहेगा, त्रिव्यायामी के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यह अत्यंत कठोर उच्च गलनांक वाले विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, जैसे हीरा, क्वार्ट और सिलिकॉन। हीरा, क्वार्ट और हमारा क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, सब पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन, किस ठोस में, यानी कि कौन सा ठोस सबसे कठोर होता है। कहता है कि सबसे कठोर होते हैं जिनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। ऑप्शन दे देगा, पहला में आणविक ठोस, दूसरा में दे देगा सहसंयोजी ठोस, तीसरा में दे देगा धात्विक ठोस, तीसरा में क्या देगा, धात्विक ठोस, और चौथा नानावधि। तुम्हारा क्या रहेगा उसमें, सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस का उदाहरण क्या है, हीरा है, हमारा क्या है, हीरा है, क्वार्ट्ज होता है, हीरा है, क्वार्ट्ज है, और क्या होता है, ग्रेफाइट। हीरा, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, और हमारा क्या है, सिलिकॉन है। हीरा है, क्वार्ट्ज है, ग्रेफाइट और सिलिकॉन। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ग्रेफाइट भी रहेगा। चौथा है धात्विक ठोस। चौथा हम लोगों का क्या है, धात्विक ठोस। कह रहा है कि इसमें धातु परमाणु धात्विक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी इसमें जो परमाणु रहेंगे वह क्या रहेंगे कि धात्विक बंधों द्वारा, इसमें क्या रहेंगे, धात्विक बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। यह कठोर उच्च गलनांक तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु जो इनकी कठोरता होती है वह क्या होती है, सहसंयोजक से कम होती है। यानी इनकी जो कठोरता होती है वह सहसंयोजक से क्या होती है, कम होती है। तो फिर सुनिए क्या होता है कि इसमें धातु परमाणु धात्विक बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह कठोर उच्च गलनांक तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे हमारा सिल्वर है, कापर है, आयरन है और गोल्ड है। यानी हमारा क्या है, ये सब धात्विक ठोस है। ये दोनों क्या है, हमारे सब धात्विक ठोस। अब अगला आता है कि क्रिस्टल जालक क्या होता है।
देखिए क्रिस्टल जालक होता है कि क्रिस्टल में घटक कण जैसे परमाणु, अणु, आयन की त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टलीय जालक या जालक कहते हैं। यानी कि जो इनकी त्रिविम व्यवस्था होती है, जो इनकी त्रिविम व्यवस्था होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई परमाणु है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्या है परमाणु, यानी हमारा क्या है क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये जो जालक बिंदु होते हैं, यानी ये जो कोने कोने पे इनके अवयवी कण होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, इसके जालक बिंदु कहलाते हैं। यानी जो जिससे मिलकर ठोसों का निर्माण होता है। ऐसे समझिए कि जो क्रिस्टल जालक हो गए, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं कि इनके जो अवयवी कण हैं यह कोनों पर स्थित हैं और क्या करते हैं त्रिविम व्यवस्था का निर्माण करते हैं। देखिए ये सब हमारा क्या है, त्रिविम व्यवस्था है। जब त्रिविम व्यवस्था का निर्माण करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। तो क्या कह रहा है कि क्रिस्टल में घटक कण जैसे परमाणु, अणु, आयन आयन की त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में संरचनात्मक इकाई को बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कैसे प्रदर्शित किया जाता है, बिंदु के रूप में। देखिए यहाँ पे बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये सब हमारा क्या है, क्रिस्टल जालक है। देखिए ये बिंदु बिंदु है ना सब, ये सब हमारा क्या है, बिंदु के रूप में। ये सब हमारा क्या है, क्रिस्टल जालक है। अब उस पर आता है हम लोगों का इकाई सेल क्या होता है, यानी एकक सेल क्या होता है। कह रहा है कि क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह, यानी कि जो क्रिस्टल जालक हम लोगों का बिंदु बिंदु करके है, उन जालक बिंदुओं का वह न्यूनतम, इन जालक बिंदुओं का वह सूक्ष्मतम या वह न्यूनतम त्रिआयामी समूह जिसकी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है, उसे इकाई सेल कहते हैं। तो यदि हमारा जो ये अवयवी कण है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, अवयवी कण है सब। यानी यहाँ देखिए ये एक हो गया, फिर यहाँ से क्या होंगे, ये हमारा दूसरा फॉर्म हो गया, ये पहला फॉर्म, ये 1 2 3 पीछे का हो गया, एक 4 आगे का हो गया, ये 5 हो गया, 6, ये सब हमारे क्या है, यही सब ये हमारे अवयवी कण इस पे व्यवस्थित है। तो इन्हीं के पुनरावृत्ति से, यानी यही देखो हमारा, यही सब हमारे क्या हो रही है, यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। तो इन्हीं के पुनरावृत्ति के कारण हमारा क्या होता है, इकाई सेल का निर्माण होता है। तो जो इकाई सेल होते हैं या इकाई सेल के प्रकार, तो पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। पैरामीटर के आधार पर 4। पहला होता है एससीसी, दूसरा होता है एफसीसी, तीसरा होता है बीसीसी और चौथा होता है हम लोगों का ईसीसी। एससीसी सिंपल होता है, एफसीसी उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, बीसीसी और दूसरा चौथा क्या आ जाएगा, ईसीसी। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या है। तो यहाँ क्या रहा है कि इकाई के मौलिक या सरल एकक सेल, इकाई सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सेल या मौलिक सेल या सरल एकक सेल, या इसका शॉर्टकट नेम है एससीसी, सिंपल क्लोज्ड। यहाँ क्या है, सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड, यानी हमारा क्या है, ये सिंपल है। सिंपल का मतलब यहाँ क्या है, साधारण हमारा सेल है। ये हमारा क्या है, साधारण एकक सेल है। यही देखिए हमारे पैरामीटर होते हैं, यानी ये बीटा अल्फा गामा जो है, ये हमारे क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं। और ए बी सी हमारी क्या है, भुजा है। ए बी सी हमारी क्या है, भुजा है। और अल्फा बीटा क्या गामा क्या है, इसके बीच का कोण है। इसके बीच का क्या है, ये सब कोण है। यानी कि जो गामा होता है वह क्या होता है, बीटा, अरे बी और हमारा क्या होता है, ए के कोण का, यानी बी एवं ए के बीच का कोण जो होता है वह हम लोगों का क्या होता है, गामा होता है। देखिए ए व सी, ए सी के बीच का कोण क्या होता है हम लोगों का, बीटा। ए सी कहने का मतलब हुआ कि ये लंबाई हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई। बी का हमारा क्या हो गया, चौड़ाई। तो ये हमारा होता है पैरामीटर। तो जो पैरामीटर के आधार पे जो ठोस होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इकाई सेल। तो इकाई सेल क्या होता है कि वह सेल जिसमें घटक कण अपने कोनों पर स्थित होते हैं। देखिए ऐसा हमारा क्या है, घटक कण कोनों पर स्थित है। तो जब घटक कण कोनों पर स्थित रहेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा हो जाएगा इकाई सेल। वहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई सेल, यानी एससीसी। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, एससीसी। अगला है अंत केंद्रीय, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी। कह रहा है इसके घटक कण कोनों के अतिरिक्त क्रिस्टल के केंद्र पर भी प्राप्त होते हैं। यानी कि कोनों पर तो रहबा करेंगे, लेकिन एक जो जालक बिंदु रहेगा वह कहाँ रहेगा, इस क्रिस्टल के केंद्र पर। तब वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अंतर केंद्रीय एकक सेल, यानी बीसीसी। थर्ड हम लोगों का है फलक केंद्रीय एकक सेल। फलक केंद्रीय में क्या होता है कि इसमें घटक कण कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। यानी कि जैसे इसके हमारे क्या होंगे, घटक कण होंगे, जो ये हमारा क्या हो गया, सेल हो गया, यानी जो इसके घटक कण होंगे, जो इसके घटक कण होंगे यानी कोनों के अतिरिक्त, ये हमारा क्या है, ये कोना हो गया। तो इन कोनों के अतिरिक्त
कहाँ स्थित होंगे? इसके फलक पर। कहाँ स्थित होंगे? इसके छौ के छौ फलक पर। तब वहाँ पे हमारा क्या होगा? फलक केंद्रीय एकक सेल। वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे है ना, ये देखिए एक फलक पर स्थित है, ये दूसरे फलक पर, ये तीसरे फलक पर, ये चौथे फलक पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सब, इसको हम लोग कहते हैं FCC। अगला है किनारा केंद्रित एकक सेल, इसको हम लोग कहते हैं ECC। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ECC। कह रहा है कि घटक कण, इसमें घटक कण कोनों के अतिरिक्त साइड यानी कि पर भी स्थित होते हैं। कहने का मतलब कि दो सम्मुख भुजाओं पर, ऐसे समझिए दो सम्मुख भुजाओं पर, या तो इन दोनों पर रहेंगे या तो इन दोनों पर रहेंगे। तो कहेंगे कि जिसके घटक कण कोनों के अतिरिक्त दो अवयवी कण सम्मुख फलकों पर स्थित हो, चाहे इस फलक पर चाहे इस फलक पर, यानी दो अवयवी कण किसी एक सम्मुख फलक पर, यानी चाहे इस पर रहेंगे चाहे इस पे, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? किनारा केंद्रित एकक शेल। अगला है मौलिक अथवा सरल कोष्टिका। अगला हम लोग क्या है? मौलिक अथवा सरल कोष्टिका। तो ये क्या होता है? क्रिस्टल में उपस्थित कोर की लंबाई A, चौड़ाई B तथा ऊंचाई C। ऊंचाई क्या होता है हमारा? C। और कोर के आधार पर मौलिक सेल 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये सब? 7 प्रकार के। किसके आधार पर? कह रहा है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और उनके बीच कोण के आधार पर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उनके बीच कोण के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। क्या हो जाएगा इसके आगे? तो ये जो होते हैं हमारे 7 प्रकार के होते हैं। एक होता है घनीय। फर्स्ट क्या होता है? घनीय, जिसमें क्या होती है? A बराबर B बराबर C। जिसमें क्या होता है? A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90। और इसका एग्जांपल क्या है? NaCl। तो जो अल्फा, बीटा और गामा है, ये बीच का कोड है। जैसे हम कह दें कि ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। A, B और क्या हो गया? C। तो AB का बीच का कोड जो होता है वो होता है गामा। AB का बीच का कोड क्या होता है? गामा। ये हमारा होता है गामा, ये हमारा होता है अल्फा, ये हमारा होता है बीटा। यानी AC के बीच का कोड बीटा होगा, AB का बीच का कोड गामा होगा और BC के बीच का कोड क्या हो जाएगा? अल्फा। और ABC क्या है? A हमारा लंबाई है, B हमारा चौड़ाई है और C क्या हमारा? ऊंचाई है। तो घनी में क्या होगा कि A बराबर B बराबर C, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। और तीनों के कोण कितने अंश के रहेंगे? 90 अंश के। इसके एग्जाम्पल क्या है? NaCl है, Cu है और जिंक ब्लेड है। दूसरा है द्विसमलंबाक्ष। दूसरा क्या है? द्विसमलंबाक्ष, जिसमें लंबाई, चौड़ाई बराबर रहेगा परंतु उसकी ऊंचाई क्या रहेगी? बराबर नहीं रहेगी। और तीनों में जो कोण बनेगा वह क्या रहेगा? 90 अंश का रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? SnO2 और CaSO4। तीसरा है विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष में क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं रहेंगी, अर्थात A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, और तीनों कोण क्या रहेंगे? 90 अंश के रहेंगे, परंतु जो तीनों कोण रहेंगे अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या रहेंगे? 90 अंश के। इसका एग्जाम्पल है KNO3 और BaSO4। चौथा है षटकोणीय। षटकोणीय में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, परंतु उसका ऊंचाई जो रहेगी बराबर नहीं रहेगी। और अल्फा और बीटा 90 अंश का रहेगा और जो गामा रहेगा वह 120 अंश का रहेगा। एग्जाम्पल इसका है ग्रेफाइट है और क्या है? जिंक ऑक्साइड है। पांचवा है त्रिसमन्ताक्ष। इसमें क्या रहेगा? तीनों भुजाएं बराबर रहेंगी, परंतु तीनों कोण बराबर तो रहेंगे लेकिन 90 अंश के नहीं रहेंगे। तीनों कोण बराबर रहेंगे परंतु तीनों कोण क्या रहेंगे? 90 अंश के नहीं रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है COCO3, CaCO3 और HgS। छठवां है एकन्ताक्ष। इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं रहेंगी और अल्फा और बीटा 90 अंश का रहेंगे, परंतु गामा जो रहेगा वह कितने अंश का रहेगा? 120 अंश का। और इसका एग्जाम्पल है Na2SO4 इंटू 10H2O। सातवां है त्रिनताक्ष, अर्थात क्या होता है कि इसमें तीनों कोण बराबर नहीं रहेंगे, तीनों भुजाएं बराबर नहीं रहेंगी और तीनों कोण भी बराबर नहीं रहेंगे और साथ साथ ये 90 अंश के भी नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल है K2Cr2O7 और CuSO4। वही यहाँ पे लिख दे रहे हैं। वही यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि घनीय एकक सेल, पहला क्या कर रहा है? घनीय एकक सेल यानी क्यूबिक क्या रहेंगे? A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90। इसका फिगर हो गया। चतुष्कोणीय है, फिर ये हो गया हमारा फिगर। विषम लंबाक्ष है, ये फिगर हो गया। और हमारा क्या है? त्रिकोणीय, इसका क्या है हमारा? ये फिगर, ये त्रिकोणीय है। उसके बाद है एकंताक्ष। पांचवा क्या है? एकंताक्ष में क्या रहेगा कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं रहेंगी और बीटा 120 अंश का नहीं रहेगा, जबकि अल्फा बराबर बीटा बराबर कितने अंश का रहेगा? 90 अंश का रहेगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर कितने अंश का रहेगा? ये 90 अंश का रहेगा। इसका ये हमारा हो गया फिगर।
अगला है षटकोणीय। षटकोणी का फिगर ये है, ये हमारा क्या है षटकोणी का, देखिए ऐसे रहेगा फिगर, ये हमारा क्या हो गया षटकोणीय, ये हमारा क्या है षटकोणी हो गया। अगला है त्रिताक्ष में क्या रहेगा, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी और अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा नॉट इक्वल 90। तो एग्जाम्पल क्या है, नीला तोता है और क्या है पोटेशियम डाई क्रोमेट। तो हमारा इसका क्या हो गया फिगर हो गया। अगला है घनीय तंत्र के प्रकार। अगला क्या हम लोग का घनीय तंत्र के प्रकार, या इसको हम लोग कहते हैं घनीय सेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं घनीय सेल। तो जो घनी सेल होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है यह 3। पहला है साधारण घनीय तंत्र। पहला क्या है साधारण घनीय तंत्र, अर्थात सिंपल है ये। साधारण घनीय सेल में घटक कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं, यानी जो घटक कण रहेंगे वो कहाँ स्थित होंगे केवल कोनों पर। ये क्या है हमारे कोनों पर घटक कण इसके स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साधारण घनीय तंत्र। अर्थात साधारण सेल क्या होता है, साधारण एकक सेल क्या होता है कि जिसके अवयवी कण कोनों पर स्थित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं साधारण घनीय तंत्र। अगला है अंतः केंद्रित, इसको हम लोग यस-सी-सी से जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं यस-सी-सी। अगला है अंतः केंद्रीय घनी सेल, अर्थात अंतः केंद्रीय में क्या होता है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड। इस घनी तंत्र में घटक कण कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, यानी कोने पर तो रहबा करेंगे और इसके साथ साथ एक जो रहेगा वो कहाँ रहेगा इसके केंद्र पर, कोने के साथ साथ एक कहाँ रहेगा केंद्र पर। अगला हम लोगों का है फलक केंद्रीय यानी एफसीसी। अगला क्या है हम लोगों का फलक केंद्रीय यानी एफसीसी। तो इस घनी तंत्र में घटक कण कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी स्थित होते हैं। ये कोनों पर हो गए, देखिए जैसे कि ये हमारा क्या है घनी तंत्र एफसीसी का, तो इसमें क्या रहेगा कि ये कोनों के अतिरिक्त ये हमारा क्या हो गया सब कोने हो गए। इन कोनों के अतिरिक्त कहाँ रहेंगे प्रत्येक फलक पर 6 फलक होंगे, तो 6 के 6 कहाँ रहेंगे इस फलक पर रहेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा ये एफसीसी। कह रहा है कि घनी इकाई सेल में कणों की संख्या का गणना, कि जो घनी इकाई सेल होती है उसमें कणों की संख्या की गणना किस प्रकार से हम लोग करते हैं। जो घनी इकाई सेल होती है उसमें कणों की संख्या की गणना कैसे करते हैं, तो कणों की गणना किस प्रकार करते हैं। कह रहा है कि घनी इकाई सेल के प्रत्येक कोनों पर उपस्थित कण 8 इकाई सेलों के साथ बराबर के साझेदारी में स्थित होते हैं, अतः कोनों पर उपस्थित कणों का 1/8 भाग का योग होता है। देखिए इसमें स्टेप क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये क्या हो गया कोई क्रिस्टल हो गया, इसमें क्या हो गया हमारा कोई क्रिस्टल हो गया। तो ये जो क्रिस्टल के कोने पर जो अवयवी कण होते हैं, इस क्रिस्टल के कोने पर जो अवयवी कण होते हैं, जैसे कि एक गेंद हो गया, इसको 8 भागों में बांट कर रखते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पहला भाग यहाँ पे रहता है, दूसरा भाग यहाँ पे, तीसरा भाग यहाँ पे, चौथा भाग यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठवां यहाँ पे, सातवां यहाँ पे और आठवां कहाँ रहेगा यहाँ पे। यानी एक ही गोले होते हैं, इसको 8 बराबर भागों में बांट कर 8 कोनों पर हम लोग क्या करते हैं रख देते हैं। तो हमारा क्या होता है वहाँ से हम लोगों का सेल का निर्माण होता है। तो यानी एक कोने की बात करेंगे तो क्या होगा 1/8वां भाग, एक कोने पर कौन सा भाग लेगा 1/8वां भाग, दूसरे पे हो जाएगा तो 2/8वां, तीन पे हो जाएगा 3/8, चार पे हो जाएगा 4/8, ऐसे ही 8 पे कितना होगा 8/8, यानी कुल मिला कितना हो जाएगा तब 1 हो जाएगा। वहीं आप कह रहा है कि घनी इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर उपस्थित कण 8 इकाई सेलों के साथ बराबर के साझेदारी में स्थित होते हैं, अतः कोनों पर उपस्थित कण का 1/8 का योग होता है। क्या करते हैं हम लोग 1/8 का योग, तो 1/8 का योग 8 बार करेंगे, तो 1/8 का योग कितनी बार करेंगे 8 बार, कितनी बार करेंगे हम लोग 8 बार। तो क्या होगा 8 और ऊपर क्या होगा 8 तक, तो 8 तक जोड़ने में कितना होगा 8/8 और मिला देने में कितना हो जाएगा 1, यानी कोने पर जो होते हैं उनका मिलाकर कितना होता है 1 होता है। अगला कह रहा है कि अंतः केंद्रीय घनी एकक सेल के केंद्र पर केवल एक कण उपस्थित होता है। कितना कण उपस्थित होता है 1 कण, यानी कि जो बॉडी सेंटर्ड होता है, जो बॉडी सेंटर्ड होता है इसमें क्या होता है कि एक कण इसके बीच में उपस्थित रहेंगे और बाकी कोने कोने पर, तो बीच का तो एक अकेले ही रहेगा 1 प्लस हो गया, बाकी कोने कोने पर 8 होते हैं, तो 1/8 एक कोने का प्लस 1/8 दूसरे कोने का, इसमें कितना होगा 1/8 8 हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये पूरा कितना होगा 8/8, यानी 1 प्लस से कितना जाएगा 2, यानी कि बीसीसी में जो अवयवी कण होते हैं वह कितने होते हैं 2 होते हैं। ये हमारा होता है एससीसी का, ये हमारा किसका होता है एससीसी का 1, बीसीसी कितना होता है 2। अगला होता है एफसीसी। तो एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में कि उसके भुजा पर क्या होता है कि एक गोले का आधा भाग एक भुजा पर आधा भाग
एक भुजा पर। तो कुल कितने भुजाएं होते हैं इसके? 6 होते हैं, 6 फलक। तो 6 फलक हो गए, तो कुल मिलाकर कितने अवयवीकरण होंगे इसके फलक पर? 3। और आधे आधे भाग में, यानी कि 1/8वां भाग इसके कोने पर प्लस क्या कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 4। यानी FCC के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो कह रहा है, अब देखिए इधर क्या कह रहा है कि फलक केंद्रीय इकाई सेल में कण फलक पर 2 इकाई सेलों द्वारा बराबर के साझेदारे से बनता है, जिसका योगदान 1/2। अर्थात जो हमारा कोने पर यानी इसके फलक पर होता है, आधा भाग इस फलक पर, आधा भाग इस फलक पर। तो यही बोला है कि योगदान कितना होता है 1/2। कह रहा कि विभिन्न प्रकार के घनीय तंत्र के प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या कितनी होती है। देखिए अब यहाँ से यही है हमारा। कह रहा है साधारण घनी FCC में क्या होता है 8 × 1/8। FCC में क्या होता है केवल कोनों पर स्थित होते हैं, तो एक कोने पर होता है 1/8, तो 8 कोने तो कितना होगा 1। घन के केंद्र पर 0 होता है, घन के केंद्र पर कितना होता है 0, और घन के फलक पर कितना होता है 0। तो हमारा कितना होगा 1 + 0 + 0 कितना आ जाएगा 1। यानी प्रति इकाई सेलों की संख्या कितना हो जाएगा, कणों की संख्या 1 हो जाएगा। अगला हम लोगों का है, अगला अंतः केंद्रित अर्थात BCC। तो BCC में क्या होता है कि एक तो बीच में रहेगा और 1/8वां भाग कोने पर। तो घन के कोनों पर कितना रहेगा 8, 8 × 1/8, चूंकि 8 कोने और 1/8 एक पर होता है, तो कितना हो जाएगा कुल 1 हो जाएगा। तो घन के केंद्र पर कितना होता है 1 होता है, और फलक पर कितना होता है 0। तो क्या होगा 1 + 1 + 0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो फलक में क्या होता है, फलक केंद्री में, अगला क्या हम लोग का फलक केंद्री। तो फलक केंद्री में क्या होता है कि 8 ठो हमारा क्या रहेगा 1/8 ठो रहेगा हमारा कोने पर। तो 8 कोने होते हैं तो कितना होगा 1 हो जाएगा, और घन के केंद्र पर होता है 0, और फलक पर कितने होते हैं 6 फलक होते हैं। तो एक फलक पर आधा होता है, तो 6 × 1/2 कितना हो जाएगा 3। तो 3 एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आइए इस पर आधारित सवाल लगाते हैं। कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि किसी यौगिक की इकाई सेल के सभी कोने पर A तथा अंतः केंद्र B पर उपस्थित है, तो इस यौगिक का सरलतम सूत्र। कह रहा है कि कोने पर तो स्थित ही है, किस पर स्थित है कोनों पर, तो कोनों पर स्थित हो गए, और कह रहा है कि केंद्र पर। तो कोनों पर कितने भाग लेते हैं 1, यानी जो A है वह कहाँ स्थित है कोने पर, और केंद्र पर भाग कौन लिया है B। देखिए केंद्र पर स्थित हो गया, इसका मतलब क्या रहेगा ये BCC। समझिएगा कोने पर स्थित हो गया यानी BCC। तो A के लिए क्या होगा, तो 1/8 एक कोने पर, तो 8 कोने होते तो 8 कितना हो जाएगा 1, यानी A को कितनी बार लिखना है एक बार। फिर B पे आएंगे तो B बराबर घन के केंद्र पर, तो केंद्र पर कितना होता है 1, और कट होता है 1 को, तो कितना हो जाएगा 1। तो B को कितनी बार लिखेंगे एक बार, तो कितना हो जाएगा इसका टाइप AB। इसका आंसर कितना आएगा A व B। देखिए अंतर करेंगे तो क्या यौगिक सूत्र कितना हो जाएगा हम लोगों का AB। अगला क्या हो जाएगा ये AB हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किसी यौगिक के परमाणु यक्ष तथा वाई से मिलकर घनी संरचना का निर्माण करते हैं। परमाणु यक्ष घन के कोनों पर, परमाणु यक्ष किस पे है घन के कोनों पर, और वाई फलकों पर स्थित है। देखिए फलक पर आ गया, यानी ये क्या हो गया बोला हम लोग का FCC। तो यक्ष हमारा किस पे है कोने पर है, और वाई क्या है हमारा फलक पर। तो कोने पर कितने होते हैं 1/8, और गुणे 8 कोने तो कितना हो जाएगा 1, यानी कुल यक्ष का कितना रहेगा 1 भाग ले लेंगे, और वाई क्या है फलक पर। तो कुल कितने फलक होते हैं 6, एक फलक पर 1/2 होता है, तो कितना हो जाएगा 3। यानी यक्ष का 1 भाग और वाई का कितना लेंगे 3। तो सूत्र क्या होगा YXY3। सूत्र क्या हो जाएगा इसका YXY3। देखिए YXY3। कह रहे क्रिस्टल के घनत्व की गणना। तो क्रिस्टल के घनत्व की गणना हम लोग कैसे करते हैं, इसका फार्मूला होता है क्रिस्टल घनत्व की गणना का D इक्वल टू होता है Z/M/NA/A³ से, जहाँ D हमारा क्या है घनत्व है, D हमारा क्या है घनत्व है, Z बराबर क्या है, Z हम लोगों का क्या है कि इसमें क्या है एकक कोष्ठिका, यानी इसमें Z हमारा क्या है इसमें अवयवी कण, एकक कोष्ठिका में उपस्थित कुल अवयवी कण। तो Z के लिए यदि BCC है तो Z का मान कितना होगा 2 होगा, यदि SCC है तो 1 होगा, और यदि FCC है तो हमारा कितना होगा तब वहाँ पे 4 हो जाएगा Z का मान। M क्या है परमाणु भार है, M क्या है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, Na क्या है अवगाद्रो संख्या जिसका मान कितना होता है 6.022 और गुणे 10⁻23, और ये क्या है क्रिस्टल की लंबाई, ये क्या है इस क्रिस्टल की भुजा की लंबाई है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि क्रिस्टल के घनत्व की गणना में क्या होगा, किसी क्रिस्टल का घनत्व इसके इकाई सेल में स्थित घटक कणों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या अधिक होने पर ठोस क्रिस्टल का घनत्व भी अधिक होता है। ठोस क्रिस्टल घनत्व क्या होता है
अधिक होता है। तो इकाई सेल का घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र होता है घनत्व D = Z × M/A³ × Na। इसको बताए थे कि Z क्या है? प्रति इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या। यदि यहाँ पे BCC रहेगा तो Z = कितना हो जाएगा? 2। FCC रहेगा तो Z = 4 हो जाएगा, और FCC रहेगा तो Z = कितना हो जाएगा? 1 रहेगा। तो अगला कह रहा है कि क्रिस्टल के घनत्व की गणना। तो क्रिस्टल घनत्व की गणना में देखिए क्या कर रहा है कि किसी क्रिस्टल का घनत्व इसके इकाई सेल में स्थित घटक कणों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या अधिक होने पर उस क्रिस्टल का घनत्व भी अधिक होगा। किसी क्रिस्टल का घनत्व निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो क्या है कि इकाई सेल का घनत्व D = Z × M/A³ × Na से। इस पर आधारित न्यूमेरिकल मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 विद्या प्रकाशन से लगवाया है, यानी कि D = Z × M/Na × A³ पे आधारित सवाल 8-10 सवाल कुल है, उसको हम लोग विद्या प्रकाशन से लगवाया है, पार्ट 1 व पार्ट 2। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसको आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यम क्या है? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार है। ए क्या है? कोर की लंबाई और आयतन, और यहाँ पे क्या है? कोर की लंबाई और आयतन क्या होगा इसका? A³ चूँकि घनाकार होता है। क्रिस्टल कैसा होता है? घनाकार। तो घन का आयतन कैसा होता है? A³। और यहाँ पे देखिए 1 पिकोमीटर में कितना होता है? 10⁻10 सेंटीमीटर या 10⁻12 मीटर, इसको हम लोग कहते हैं। 1 नैनोमीटर और कितना होता है? 10⁻- का कितना होता है? -9। अगला है 1 एंगस्ट्रॉम और कितना है? 10⁻8। ये हमारा किस में होता है? सेंटीमीटर में। ये सब है। देखिए सवाल कर रहा है कि एक तत्व FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत है जिसके कोर की लंबाई 200 pm है। यदि तत्व का द्रव्यमान 50.19 हो तो 50.1 ग्राम हो तो D की गणना कीजिए। देखिए ए कितना दिया है? 200 दे दिया है। तो इसमें हम बताएं उसमें कि हमेशा एक इसमें रहेगा सेंटीमीटर में रहेगा, एक इसमें रहेगा ये सेंटीमीटर में। चूँकि हालांकि ये सवाल हम लगवा चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो अब आता है हम लोगों का निविड़ संकुलन या संवृत्त संकुलन या संकुलन प्रभाज, या इसको हम कहते हैं संकुलन क्षमता। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपका बोर्ड में बहुत ज़्यादा नंबर कट सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है कि एकक सेल के कुल आयतन का वह स्थान जो उपस्थित परमाणु, अणु या आयनों द्वारा घेरा जाता है संकुलन प्रभाज कहलाता है। क्या कह रहा है कि एकक सेल, फिर सुनिए, कह रहा है कि एकक सेल के कुल आयतन का वह स्थान जो उसमें उपस्थित परमाणु, अणु या आयन द्वारा घेरा जाता है संकुलन प्रभाज कहलाता है। तो निम्न संकुलन प्रभाज दिया गया है कितना कितना होता है, इसको भी निकाल कर हम दिखाएंगे। तो पहला है एकक सेल, FCC है, BCC और FCC। परमाणु संख्या FCC में 1 होता है, BCC में 2 होता है और FCC में कितना होता है? 4। संकुलन प्रभाज कितना होता है? FCC का 0.524 और BCC कितना होता है? 0.64 होता है। कितना होता है इसका? 0.668 होता है। और FCC कितना होता है? 0.74। तो यदि प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालेंगे तो यहाँ से कितना होगा? 100 गुणा कर देंगे तो 52.4 FCC का, और BCC का होता है 68% और FCC कितना होता है? 74%। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? R = a/2। ये सब निकलेगा अभी। और इसका क्या होता है? R = कड़ी में 3 बटा 4 A, और इसमें क्या होता है? R = a/2√2, जहाँ A क्या है? भुजा की लंबाई है, और क्या है? अवयवी कण की त्रिज्या। R क्या है? अवयवी कण की त्रिज्या। दो कणों के बीच की दूरी, तो दो कणों के बीच की दूरी इसमें कितना होता है? A होता है। इसमें दो कणों के बीच की दूरी कितना होता है? A। इसमें क्या होता है? कड़ी में 3 बटा 2 है, और इसमें क्या होता है? a/√2, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? डायमीटर यानी व्यास। तो पहला क्या है? साधारण घन एकक सेल की त्रिज्या तथा भुजा में संबंध। इसको हम दिखा रहे हैं अभी, इसको हम कॉपी करके दिखा रहे हैं कि साधारण घन एकक सेल की त्रिज्या एवं भुजा में संबंध क्या होता है। सो देखिए हमारा क्या है? FCC के परमाणु त्रिज्या R एवं भुजा की लंबाई A में संबंध। तो पहले FCC का हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए हमारे FCC का हमारा क्या हो गया? ये जैसे फिगर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? FCC का फिगर हो गया। और हमको पता है कि अवयवी कण कहाँ रहेंगे? सिर्फ कोने पर। तो जैसे मान लीजिए कि एक अवयवी कण यहाँ पे हो गया और एक अवयवी कण कहाँ हो गया? इस कोने पर। देखिए इसी के ऊपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया भुजा की लंबाई A, और ये हमारा क्या हो गया? त्रिज्या R और R।
ये त्रिज्या हमारा क्या है आर है, ये भी त्रिज्या हमारा क्या है आर है, और ये कुल भुजा की लंबाई कितनी हो गई ए। तो यदि हम यहाँ से कहें कि भुजा पे यानी ए, यदि हम बोले यहाँ से ए बराबर कितना होगा तो कितना होगा देखिए, यानी कि जो ए पूरा है ये क्या है आर प्लस आर के बराबर होगा, यानी आर प्लस आर। तो आर प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 2r, अतः आर बराबर कितना होगा a बाई 2। आर बराबर कितना हो जाएगा a बाई 2। अगर यहाँ से हम दो कड़ों के बीच की दूरी निकालें, दो कड़ों के बीच की दूरी, कड़ों के बीच की दूरी, तो दो कड़ों के बीच की दूरी यहाँ पे r है, तो r बराबर कितना होता है d बाई 2। यही d हमारा क्या है व्यास, तो यही क्या हो जाएगा इन दोनों कड़ों के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा r बराबर कितना रख देंगे d बाई 2, यहाँ हो जाएगा d बाई 2 बराबर a बाई 2। यह से दो कट जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा a। तो जो परमाणु त्रिज्या r और भुजा की लंबाई में संबंध क्या है r बराबर a बाई 2। यहीं पे हम लोग प्रतिशत संकुलन क्षमता भी निकाल लेते हैं इसका। प्रतिशत संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता कितना होता है इसका 52, कितना होता है इसका 52.33%। तो इसको निकाल लेते हैं। तो सूत्र जो होता है प्रतिशत संकुलन क्षमता का, प्रतिशत संकुलन क्षमता का जो सूत्र होता है संकुलन क्षमता बराबर होता है एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन, परमाणु कैसा होता है गोलाकार, यानी क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब बटा के एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है a क्यूब। तो यहाँ से अगर प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालेंगे क्या होगा एकक कोष्ठिका का, एक परमाणु का तो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा a क्यूब। तो चूंकि यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 2r। तो यहाँ से अगर हम यहाँ लिख सकते हैं a बराबर कितना 2r, यही वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे पुट कर देंगे 2r। तो प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा गुणे 100, प्रतिशत निकालेंगे यहाँ कितना होगा गुणे 100 हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब अपान 2r का होल क्यूब गुणे 100 हो जाएगा। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता कितना होगा 4/3 गुणे पाई आर क्यूब बटा के 2 दूनी के 4 दूनी के 8 गुणे आर क्यूब गुणे 100। तो यहाँ से आर क्यूब खत्म हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6। तो प्रतिशत संकुलन कितना होगा 100 गुणे पाई का मान कितना होता है 3.14 बटा कितना होगा 3 दूनी के 6। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता 314 बटा के 6। तो कैसे निकलेगा 6 पंजे 30, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 हो गया, बचा हमारे पास कितना एक बचा, फिर यहाँ कितना हो गया 14, तो कितना होगा 6 10 मतलब 6 दूनी के 12, ये हो गया कितना हो गया 12 बचा 2, फिर कितना जाएगा 36 18 और 36 18 अर्थात 52.33%। यानी एचसीसी के लिए जो हमारा परमाणु त्रिज्या आर और भुजा की लंबाई ए में जो संबंध होता है वह कितना होता है आर बराबर a/2, और संकुलन क्षमता कितना होता है 52.33%। अब आते हैं हम लोग एफसीसी के लिए, किसके लिए आते हैं एफसीसी, एफसीसी के परमाणु त्रिज्या एवं भुजा की लंबाई में संबंध, भुजा की लंबाई में संबंध। तो संबंध ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे पहले इसका फिगर बना लेंगे। तो एफसीसी का फिगर ऐसे होता है देखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, तो इसमें क्या होता है कि एक भुजा पे स्थित रहेगा, यानी जैसे मानते हैं इस भुजा पर स्थित है तो एक अभिकर्ण ऐसे रहेगा, एक ऐसे भुजा पर रहेगा और एक इस कोने पर, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ जैसे मान लीजिए कि अब क्या करें इसको मिला दीजिए, तो एक आर ये 2r ये 3r और कितना हो जाएगा 4r, ये हमारा क्या है इसका विकर्ण है, और ये हमारा क्या है भुजा की लंबाई a है। अगर हमको इस यहाँ से देखिए निकालना होगा, जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दें हम a b व c देते, इसका नाम हम क्या दे दें a b व c देते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा ये हमारा हो जाएगा कर्ण, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर और प्लस क्या होगा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी भी हमारा भुजा है और एक घन है, तो ये ए है तो ये भी कितना होगा ए। तो ए सी का स्क्वायर देखिएगा एक आर, यहाँ पे कितना होगा ये पूरा गोला है, यानी इसका कितना होगा 2r और इसका होगा 1r, तो 1r फिर 2 1 3r और कितना हो जाएगा 4r।
यानी 4r² कितना होगा 4r² बराबर BC²। BC मतलब क्या होगा A² और प्लस AB बराबर क्या होगा मतलब A²। तो यहाँ से कितना होगा 4 चौके 16r² बराबर A² बराबर कितना हो जाएगा A² बराबर कितना हो जाएगा 2A²। तो यहाँ से हो जाएगा 16r² बराबर 2A²। तो 2 एक कम 2, यहाँ कितना हो जाएगा 8। और यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा √8r²। यानी a बराबर कितना होगा 2 कड़ी में 2r, या r बराबर a/2√2। या इसका प्रमेयीकरण कर देंगे, तो प्रमेयीकरण कर देंगे कितना हो जाएगा r बराबर a√2 ये कितना होगा 2 दूनी के 4, a कड़ी में 2/4। ये हमारा क्या है r भुजा की लंबाई है, मतलब परमाणु त्रिज्या है, और ये a क्या है हमारा भुजा की लंबाई। अब यहाँ से अगर हम दो कणों के बीच की दूरी निकालें, दो कणों के बीच की दूरी, तो दो कणों के बीच दूरी कैसे निकलेगा व्यास, यानी आर कितना होता है d/2। तो हम d/2 पुट करेंगे कितना होगा तब d/2 बराबर a√2/4। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4। तो d = कितना हो जाएगा a√2/2। ये हमारा क्या हो गया दो कणों के बीच की दूरी। यही जो संकुलन क्षमता भी इसका निकाल लेते हैं, इसे हम क्या कर लेते हैं इसका संकुलन क्षमता निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन, यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग प्रतिशत संकुलन क्षमता। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता है कि एक परमाणु का आयतन और बटा क्या होता है कि एकक कोष्ठिका का आयतन। यानी एक परमाणु का आयतन और बटा क्या होगा एकक कोष्ठिका का आयतन। तब यहाँ से देखिए एक परमाणु का आयतन क्या होगा 4/3 πr³। एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होगा a³। तो यहाँ पे चूंकि a = हमारा कितना है 2√2r, यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा 4/3 πr³ अपान a³, यानी क्या होगा 2 कड़ी में 2r का होल क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 πr³ अपान 2 का घन कितना होगा 8 गुणे 2 का घन, ये कितना हो गया हमारे पास 8 गुणे कड़ी में 2 का घन करेंगे कितना आएगा 2 कड़ी में 2, और गुणे r का कितना होगा r³। तो r³ से r³ खत्म हो जाएगा, 4 एक कम 4, ये कितना होगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कितना हो जाएगा और गुणे 100, गुणे कितना होगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कितना हो जाएगा ऊपर बचा पाई और गुणे 100 बचा, अब बटा के नीचे क्या बचा 2 दूनी के 4। देखिए यहाँ पे 3 दूनी हो गया 6 कड़ी में 2, 6 कड़ी में 2। तो ऊपर नीचे कड़ी में 2 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे कड़ी में 2 से गुणा कर देंगे। तो हम लोगों का हो जाएगा 100 कड़ी में 2 गुणे पाई अपान 6 दूनी कितना हो जाएगा ये कड़ी में 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और दोनों का हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा कुल 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कुल 12। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा कि 100 कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 का मान कितना होता है 1.41, और गुणे पाई का मान 3.14 बटा के 12, और गुणे कितना होगा 100। तो 100 इसको दे देंगे तो कितना होगा 1.41 गुणे 314 बटा के 12। तो अगर इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा 73.73%, लगभग कितना आएगा 73.73%। तो इसको अगर हम क्या करेंगे ये हमारा क्या है 5 से अधिक है तो एक इसमें जोड़ सकते हैं, तो ये बार हम लोग कह सकते हैं 74%। यानी FCC की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितना होती है 74%। कभी कहता है कि खाली स्थान की संख्या, तो खाली स्थान कितना होगा तब 100 - 74, यानी कुल कितना हो जाएगा 26%। यानी इसमें जो संकुलन क्षमता का जो रिक्तिका होती है वह कितना होता है 26%। इसको हम लोग कहते हैं रिक्ति, इसको हम लोग क्या कहते हैं रिक्ति। तो अगला हम लोग आएगा BCC का। तो देखिए कह रहा है कि BCC की परमाणु त्रिज्या r तथा भुजा में संबंध। पहले हम लोग BCC का फिगर बना लेते हैं। तो ये हम लोग का क्या है BCC है, ये हम लोग क्या हो गया BCC। देखिए इसमें वही कण क्या होंगे कि कोने पर रहेंगे, कैसे रहेंगे कोने पर, कैसे रहेंगे ये सब कोने पर। देखिए ये हमारा क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये कोने पर हो गया, फिर कहाँ रहेगा इस कोने पर रहेगा, एक होता है इसके बीच में तो ये बीच में हो गया, फिर इस कोने पर रहेगा, फिर कहाँ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ऐसे व्यवस्थित रहते हैं, क्या होते हैं पहले इस कोने पर रहेंगे, फिर इस कोने पर, फिर ऐसे ऐसे। तो इसको हम थोड़ा सा नाम दे रहे हैं, देखिएगा इसको हम ऐसे मैच करा दें, नाम दे दें इसको हम थोड़ा सा, देखिए इसको हम कर दे रहे हैं A, इसको कर दे रहे हैं हम लोग B,
इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सी कर दे रहे हैं। यानी ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। तो हमारा क्या हो गया, इसको मिला दिए, और हम क्या कर रहे हैं, इसको भी मिला दे रहे हैं। यानी ए बी सी था, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे डी से मिला देते हैं। यानी ये कड़ कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यदि हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, जो खींचते हैं वही हमारा कड़ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी, तो ए डी हमारा क्या है, भुजा, तो यानी कि क्या होगा इसका ए, और ए बी हमारा क्या भुजा, तो यह इसका भी कितना होगा, ए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। इसको छोड़ दीजिए, इसका काम पड़ेगा। यानी क्या हो जाएगा यहाँ से कि बी डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2a स्क्वायर। यानी बी डी का यदि हम मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, करड़ी में 2a स्क्वायर, यानी बी डी बराबर हो जाएगा हम लोगों का करड़ी में 2 और बाहर क्या आ जाएगा, a, यानी a रूट ऑफ 2 कितना आ जाएगा, a रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब देखिए त्रिभुज की बात करें हम लोग बी डी सी की, त्रिभुज बी डी सी, चुनाव वाला नहीं बी डी सी, ये वाला बी डी सी। त्रिभुज में कह रहा है कि बी डी सी में, ये हमारा क्या हो गया, बी, ये हो गया हम लोगों का डी, ये हमारा क्या हो गया, सी। तो हमारा 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने का एक कड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। जब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, यही हमारा क्या है, इसका विकर्ण है, बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो हमारा सी डी क्या है, भुजा ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर। चूँकि अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 मान दें, समीकरण, तो यहाँ पे क्या है, बी डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर के स्थान क्या रख सकते हैं, चूँकि बी डी स्क्वायर बराबर कितना है, 2a स्क्वायर, तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर केवल, तो 2a कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 3a स्क्वायर, यानी बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए रूट ऑफ 3, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए रूट ऑफ 3 हो जाएगा। तो जो हमारा विकर्ण इसमें है, इसमें जो हम लोगों का क्या है, विकर्ण, विकर्ण जो हम लोगों का कौन सा है, बी सी, ये हमारा क्या है, बीच का विकर्ण है। तो विकर्ण जो हम लोगों का बी सी है, इसके बराबर देखिए क्या है, ये हो गया एक त्रिज्या आर, ये 2 त्रिज्या, ये 3 त्रिज्या और 4 त्रिज्या, कितना होगा, आर प्लस 2r प्लस आर। तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r। तो जहाँ पे बी सी है वहाँ कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4r बराबर ए रूट ऑफ 3, 4r बराबर ए रूट ऑफ 3। तो आर कितना हो जाएगा, ए कड़ी में 3/4, यानी इसका संकुलन, इसका जो परमाणु त्रिज्या आर और भुजा ए में संबंध आएगा वो कितना होगा, कड़ी में 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आर बराबर ए कड़ी में 3/4, या हम लोग कह सकते हैं कि ए बराबर 4r बाई रूट ऑफ 3, ए बराबर कितना हो जाएगा, 4r बाई रूट ऑफ 3। अब यहाँ से हम इसका प्रतिशत संकुलन क्षमता देख लेते हैं, प्रतिशत संकुलन क्षमता। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब बटा के ए क्यूब, यही ना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब बटा के ए क्यूब गुणे 100। तो यहाँ से कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब बटा के ए क्यूब, तो ए की वैल्यू कितना है, 4r बाई रूट ऑफ 3, 4r बाई रूट ऑफ 3 का होल क्यूब। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब अपान 4 चौके 16 चौके 64 आर क्यूब अपानी कितना होगा, 3 कड़ी में 3, तो 3 कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब बटा के 64 आर क्यूब, और ऊपर कितना हो जाएगा, 3 कड़ी में 3, तो ये 3 से 3 कड़े आएगा, और ये कितना होगा, 16 चौके 64, और ये आर क्यूब से आर क्यूब खत्म, और गुणे कितना है हमारा 100 है, गुणे कितना है यहाँ पे 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई रूट 100 कड़ी में 3, पाई 100 कड़ी में 3/16, पाई का मान 3.14 और गुणे कड़ी में 3 का मान 1.73, गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा 16,
तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 314 गुणे 1.73 बटा के 16, और जब इस पूरे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इसमें पुट कर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा एबव 68%। कितना आ जाएगा? लगभग 68%। तो यदि इसमें रिक्ति पूछेगा तो रिक्ति कितना हो जाएगा? रिक्ति कैसे निकलेगा? 100 माइनस 68%, अर्थात कितना हो जाएगा? 32%। इसमें क्या होता है? रिक्ति मतलब खाली स्थान। देखिए हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक कर रहा है निविड़ संकुलन संरचना। तो निविड़ संकुलन संरचना क्या होती है कि क्रिस्टल के निर्माण में जो अवयवी कण होते हैं, अर्थात जो अवयवी कण क्या क्या होते हैं? परमाणु, अणु एवं आयन। परमाणु, अणु एवं आयन वह क्या करते हैं कि अधिकतम से अधिकतम स्थान घेरने का प्रयत्न करते हैं। तो अधिकतम से अधिकतम स्थान घेरने में जो उनकी संरचना बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन संरचना। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्रिस्टल के निर्माण में अवयवी कण परमाणु, अणु अथवा आयन होते हैं। ये कण विभिन्न आकार के होते हैं। इनकी आकृति के अनुसार इनकी संकुलन की प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है। कण को गोले के रूप में माना जाता है, जैसा कि अभी एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में देखा गया है कि जो कण था वो कैसा था? गोलाकार था। तो गोले का संकुलन इस प्रकार होता है कि वह अधिकतम स्थान घेर सके। क्या कर सके? वह अधिकतम स्थान घेर सके, जिससे क्रिस्टल घनत्व क्या हो? अधिकतम हो। तो उस प्रकार अधिकतम स्थान घेरने पर जो उनकी संरचना बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन संरचना। यह हम लोगों का 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह 3। पहला होता है एक विमा में, दूसरा होता है द्विविमा में, और तीसरा होता है 3 विमा में। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहला है एक विमा में सममित संकुलन। कह रहा है कि इसमें कण एक पंक्ति के रूप में दूसरे से स्पर्श करते हैं। एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित रहते हैं। इसमें एक कण दो कण के संपर्क में रहता है, यानी जो एक कण रहेगा वो किसके संपर्क रहेगा? दो कणों के संपर्क होता है। अतः इसकी समन्वय संख्या अथवा उपसंयोजक संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी एक विशेष गोले को अन्य जितने गोले स्पर्श करते हैं, किसी एक विशेष गोले को अन्य जितने गोले स्पर्श करते हैं वही क्या कहलाती है? उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक विशेष गोले को कितने स्पर्श कर रहे हैं? 2 लोग। तो इसका उपसर्जक संख्या कितना हो जाएगा? 2। अगला है द्विविमा में सममित संकुलन। द्विविमा में सममित संकुलन कहने का मतलब यह हुआ कि द्विविमा में सममित संकुलन संरचना में गोलों को 2 पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। गोलों कैसे व्यवस्थित किया जाता है? 2 पंक्ति में। कहने का मतलब कि ये पहली पंक्ति हो गई और ये हमारा क्या रहेगा? दूसरी पंक्ति। तो अगर पहले वाले को हम लोग ए मान ले तो दूसरा वाला किस में रहेगा? ए में रहेगा। तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविमा में। तो यह 2 प्रकार का होता है। यह एक होता है वर्ग निविड़ संकुलन, इसको हम लोग कहते हैं यस। देखिए स्क्वायर क्यूबिक क्लोज्ड, यस सी सी, यही हमारा क्या होता है? ये भी हम लोग क्या होता है? वर्ग निविड़ संकुलन, अर्थात स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, यस सी पी होता है। सॉरी, यस सी पी, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ये हमारा होता है। तो इसमें देखिए परिभाषा क्या है कि इसमें एक दूसरे कण पर ऊर्ध्वाधर स्थित होते हैं, जिसमें एक कण 4 कणों को स्पर्श में रहता है। यानी कि जो एक कण है वो कितने कण के स्पर्श में रहता है? 4 कण के स्पर्श में। देखिए इसका फिगर ऐसे होगा, जैसे एक कण हो गया तो ये क्या करेगा? 4 कण के ऐसे स्पर्श में रहेगा। तो इस गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करे तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्ति रहेगा। चतुष्फलकीय रिक्ति, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। कह रहा है कि 52.4% स्थान प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इसकी संकुलन क्षमता कितना होता है? 52.4। और इसका ये फिगर हो गया, ये हमारा इसका क्या हो गया? फिगर हो गया। अगला होता है षटकोणीय, अर्थात एच सी पी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, षटकोणीय। इसका परिभाषा क्या है? तो कह रहा है कि इसमें एक कण दूसरे कण के गर्त में स्थित होता है। एक कण दूसरे कण के गर्त में कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया पहली पंक्ति, तो ये क्या रहेगा? ऐसे गर्त में रहेगा। कैसे रहेगा? इसके गर्त में। तो यदि इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ए वाला आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? फिर नीचे वाला बी। तो ये हमारा इसका जो टाइप होता है वो कैसा होता है? ए बी टाइप। ये क्या होता है? ए बी टाइप। या सी पी को हम लोग क्या कहते हैं? ए बी टाइप। और चतुष्फल की क्या कहते हैं? ए टाइप। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है? कह रहा है कि इसलिए इसकी देखिए गर्त में स्थित होते हैं, जिसमें एक गोले को 6 गोले स्पर्श करते हैं। कितने गोले स्पर्श करते हैं? 6 गोले स्पर्श करते हैं। इसलिए इसकी उपसंयोजक संख्या कितना हो जाएगा? 6। 6 गोले का स्पर्श करने का मतलब हुआ कि ये एक गोला हो गया, इस गोले को 6 गोले और स्पर्श करेंगे।
क्या करेंगे, ये 6 गोले स्पर्श कर दिए, तो ये हमारा क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा क्या होगा, षटकोणीय निविड़ संकुलन। देखिए कहा है इसमें कि इसमें प्रयुक्त संकुलन स्थान 60 कितना होता है, 60.4%, और रिक्त संख्या कितना होता है, 39.6% होती है। इसका ये फिगर हो गया। अगला है त्रिविमा में संकुलन। अगला क्या होता है, त्रिविमा संकुलन। कहा है कि इसमें क्रिस्टल की ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है और इसमें एक के ऊपर एक समृद्ध संकुलन परतें स्थित होती है। द्वितीय परत के कण प्रथम परत के कण के रिक्ति में व्यवस्थित रहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पहला परत हो गया, ये हमारा क्या है, पहला परत, तो इसके ऊपर ही ऐसे रखा जाएगा, इसके ऊपर ही क्या करेंगे, वैसे ऐसे रख देंगे, तो हमारा क्या होगा, त्रिविमा में निविड़ संकुलन संरचना। तो कह रहा है यह भी 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2। वर्गाकार, पहला क्या होता है वर्गाकार, और दूसरा क्या होता है अष्टफलकी, दूसरा क्या होता है अष्टफलकी। तो वर्गाकार में क्या होता है कि इसमें बीसीसी प्रकार की संरचना बनाता है, जिसमें समन्वय संख्या 8 होती है, जिसमें समन्वय संख्या कितना होता है 8। इसमें घटक कण एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर स्थित होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और क्या है हम लोगों का लेड है, और सीजियम है, और क्या है हमारा एसए है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिविमीय षटकोणीय समृद्ध संकुलन। त्रिविमीय षटकोणीय, देखिए त्रिविमीय हो गया और उसमें क्या था त्रिविमीय, तो त्रिविमीय चतुष्फलकी और त्रिविमीय षटकोणीय, द्विविमीय षटकोणीय और द्विविमीय चतुष्फलकी दोनों होता है। तो कह रहा है कि सीसीपी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, एफसीसी मतलब फलक केंद्रीय में घटक कण 3 परतों में एक दूसरे के गर्त में स्थित होते हैं, इसलिए इसकी उपसंयोजक संख्या कितना होता है 12। इसकी उपसंयोजक संख्या कितना होता है 12 होता है। यानी कि कोई 6 ठो है, फिर उसके ऊपर रखा जाएगा उसके गर्त में, फिर उसके ऊपर, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, त्रिविमी में षटकोणीय समृद्ध संकुलन। एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इत्यादि ये सब। तो निविड़ संकुलन संरचना में रिक्ति, तो जो निविड़ संकुलन संरचना में रिक्ति होती है वह 2 प्रकार की होती है, एक होती है चतुष्फल की रिक्ति और एक होती है अष्टफल की रिक्ति। और एक क्या होती है अष्टफल की। चतुष्फल की रिक्ति क्या होती है, किसी क्रिस्टल जालक के चतुष्कोणीय संरचना में रिक्ति स्थान 4 पड़ोसी कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 4 पड़ोसी है, तो इसके एक बीच में, तो जब ये रिक्ति होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चतुष्कोणीय रिक्ति होगा। अष्टकोणीय रिक्ति में क्या होता है कि जब, ध्यान से देखिएगा, अष्टफलकी रिक्ति में क्या होता है कि जब 3 गोले के ऊपर एक गोला रखते हैं हम लोग, 3 गोले के ऊपर एक गोला, और इस एक गोले के ऊपर 3 अन्य गोला रखते हैं, तो वहाँ क्या आता है अष्टफलकी रिक्ति। यानी कि चतुष्फलकी में क्या होता है कि 4 गोले से घिरा रहेगा, अष्टफलकी में कितने गोले से रहते हैं 6 गोले से, 3 ठो ऊपर और 3 ठो नीचे, तो वहाँ पे क्या होता है हम लोगों का अष्टफलकी रिक्ति का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि चतुष्फलकीय अष्टफलकीय में एवं अवयवी कण में संबंध क्या होता है, इस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है। तो चतुष्फलकी अष्टफलकी एवं अवयवी कण, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अवयवी कण बराबर अवयवी कण जो होता है वह क्या होता है अष्टफलकी रिक्ति के बराबर होता है, अष्टफलकीय रिक्ति के बराबर होता है। और जो चतुष्फलकी रिक्ति होता है वह क्या होता है, इन दोनों का 2 गुना होता है। मतलब क्या होगा कि 2 गुणे, और यहाँ पे कितना होगा 2 गुणे, यानी कि अवयवी कण बराबर अष्टफलकी रिक्ति, परंतु जो चतुष्फलकी रिक्ति रहेगा वो क्या रहेगा, इन दोनों का 2 गुना। यदि यहाँ पे हम एग्जाम्पल में कहे कि एक क्रिस्टल में 4 अवयवी कण है, कितने अवयवी कण है 4 अवयवी कण है। तो क्रिस्टल में अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकी रिक्ति की संख्या, अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकी रिक्ति की संख्या, तो यहाँ पे जो अष्टफलकी हुआ वो कितना होगा, अष्टफलकीय जो होता है वह क्या होती है कणों की संख्या के बराबर, तो 4 है तो इतना कितना होगा इसका 4, और जो चतुष्फलकी रहेगा वह क्या होगा अष्टफलकी का 2 गुना, तो कितना होगा 4 गुणे 2 बराबर 8। अतः कहेंगे कि क्रिस्टल में अष्टफलकी रिक्ति 4 है और चतुष्फलकी रिक्ति की संख्या कितना है 8 है।
नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है ठोसों में दोष, यानी जो हम लोगों का क्रिस्टल होता है, जो पर हम लोगों का क्रिस्टल है उसमें क्या होता है, दोष कितने प्रकार के होते हैं, ठोसों में दोष। देखिए ठोसों में दोष, तो पहले ठोसों में दोष क्या होता है कि कहेंगे कि ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं, ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। क्या होते हैं, वे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, परंतु किसी अन्य या फिर किसी बाहरी कारक द्वारा इनके अवयवी कणों में भिन्नता आ जाती है, तो भिन्नता के कारण इनके ठोसों में क्या होती है, दोष उत्पन्न हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोष। यह दोष दो प्रकार का होता है, पहला होता है बिंदु दोष और दूसरा क्या होता है, रेखीय दोष। फिर बिंदु दोष तीन प्रकार का होता है, स्टाइकियोमेट्री यानी रस समीकरण मिति दोष, और रस समीकरण मिति दोष, अशुद्धता दोष। उसके बाद क्या है, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दो प्रकार से उत्पन्न होता है, धन आधिक्य द्वारा और ऋण आयन न्यूनता के द्वारा। रस समीकरण मिति दोष होता है वह चार प्रकार का, पहला होता है रिक्तिका दोष, फ्रेंकल दोष, अंतराकाशी दोष और साटकी दोष। बारी बारी से इसको समझेंगे, इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से समझेंगे। पहला हम लोगों का रहेगा बिंदु दोष। देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का, बिंदु दोष। तो बिंदु दोष क्या होता है कि एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचरण बिंदु दोष कहलाता है। यानी एक क्रिस्टलीय जो पदार्थ रहेगा उसके एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितता मतलब होती है कमी अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। दूसरा हम लोग क्या है, रेखीय दोष है। दूसरा हम लोग क्या है, रेखीय दोष है। तो कह रहा है कि रेखीय दोष क्या होता है कि जालक बिंदु की पूर्ण पंक्ति में आदर्श व्यवस्था से विचलन रेखीय दोष कहलाता है। यानी जो आदर्श व्यवस्था के विचलन हो जाएगा पंक्ति में, उसको हम क्या कहेंगे, रेखीय दोष। तो बिंदु दोष और रेखीय दोष। तो बिंदु दोष कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। पहला होता है रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मिति दोष। तो रस समीकरण मिति दोष होता है चार प्रकार का। अभी बताएं कितने प्रकार का होता है, ये चार प्रकार का। पहला होता है अंतराकाशी, अंतराकाशी, ठीक है। तो समझते हैं अंतराकाशी क्या होता है। अंतराकाशी क्या होता है कि जब ठोसों के अवयवी कण, यानी जो ठोसों के अवयवी कण हैं वह क्या होते हैं कि कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों पर भी पाए जाएं, यानी कि अपने मुख्य स्थान के अतिरिक्त। जैसे मान लीजिए कि हम यह क्रिस्टल ले लिए कोई, ये हमारा क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया। तो इस क्रिस्टल का जो बीच का भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं अंतराकाशी स्थल। तो ये जो अवयवी कण है अपने स्थान तो रहबा करेंगे, परंतु कुछ अवयवी कण क्या होते हैं, कुछ रिक्त स्थानों पर भी चला जाते हैं, यानी अंतराकाशी स्थानों पर भी चला जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। बस आपको इतना ही लिखना है कि जो ठोसों के अवयवी कण होते हैं वह अपने स्थान पर व्यवस्थित रहते हैं, परंतु कुछ अवयवी कण क्या होते हैं कि अंतराकाशी स्थानों पर भी पाए जाते हैं। तो उस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष। उस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष। अगला है रिक्तिका दोष। अगला क्या है, रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष क्या होता है कि जब ठोसों में कुछ अवयवी कण का स्थान क्या हो, खाली हो जाए, खाली रहे। तो हमारे जैसे मान लीजिए कि ठोसों का ये हमारा क्या है, अवयवी कण है। जैसे मान लीजिए कि इन सब में भरा हुआ है, लेकिन एकाक दो क्या रहे, जैसे इन दोनों को हम लोग खाली छोड़ दें, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण का स्थान क्या हो, रिक्त हो, तब वहाँ पे क्या होता है, रिक्तिका दोष उत्पन्न होती है। यानी जब ठोसों में कुछ स्थान हम लोग क्या हो, रिक्ति छूट जाए, तब वहाँ पे क्या होती है, रिक्तिका दोष का निर्माण होता है। वहाँ पे क्या होता है, रिक्तिका दोष का निर्माण होता है। अगला हम लोगों का आता है फ्रेकल दोष। अगला क्या आता है, फ्रेकल दोष। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेकल दोष क्या होता है, कहेंगे कि फ्रेकल दोष की खोज सर्वप्रथम फ्रेकेल नामक वैज्ञानिक ने सन 1926 ईस्वी में किया था। फ्रेकल नामक दोष की खोज फ्रेकल नामक वैज्ञानिक ने सन 1926 ईस्वी में किया था। अपने ही नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, फ्रेकल रख दिया। और यह दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से कोई धन आयन अपने स्थान को छोड़कर किसी अंतराकाशी स्थानों पर चला जाता है। यानी कि यह दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्या करते हैं कि कुछ जो धन आयन होते हैं अपने स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों पर चले जाते हैं। जैसे इसको समझते हैं हम लोग। तो कहा है कि फ्रेकल दोष क्या होता है कि इस दोष की खोज फ्रेकल नामक वैज्ञानिक ने 1926 ईस्वी में किया था। अपने ही नाम पर इसका नाम फ्रेकल दोष रखा। यह दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से कोई धन आयन अथवा ऋण कोई धन आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थानों पर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम है, या क्या किया, अपने स्थान छोड़कर कहाँ चला गया, अंतराकाशी स्थान पर। तब यहाँ क्या, कौन सा दोष उत्पन्न होगा, फ्रेकल दोष। अगला हम लोगों का है साटकी दोष। अगला हम लोग क्या होता है,
साटकी दोष। साटकी दोष, इसको भी क्या करना है कि इस दोष की खोज सर्वप्रथम साटकी नामक वैज्ञानिक ने 1930 ईस्वी में किया था। क्या कहेंगे, इस दोष की खोज सर्वप्रथम साटकी नामक वैज्ञानिक ने 1930 ईस्वी में किया था, अपने ही नाम पर इसका नाम साटकी रखा। यह दोष देखिए यहाँ पे स आया है, यानी स मतलब होता है समान, यानी यह दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धन आयन एवं ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर, जिससे क्रिस्टल घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। देखिए समझते हैं, कह रहा है कि इस दोष की खोज साटकी नामक वैज्ञानिक ने 1930 ईस्वी में किया था, अपने ही नाम पर इसका नाम साटकी रखा। यह दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन तथा ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि साटकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है, परंतु फ्रेकल दोष के कारण क्रिस्टल के दोष में कमी नहीं आती है, क्योंकि वह अपना धन आयन अपना स्थान छोड़ के रिक्त स्थान में चला जाता है, लेकिन उस क्रिस्टल के अंदर ही रहता है। लेकिन ये क्या होता है, क्रिस्टल से बाहर। एग्जाम्पल क्या है, NaCl, CsBr, KCl, KBr और AgBr। तो जो AgBr होता है यह फ्रेकल तथा साटकी दोनों में पाया जाता है। फ्रेकल तथा साटकी दोनों दोषों में यह क्या पाया जाता है, मतलब यह जो होता है यह फ्रेकल तथा साटकी दोनों में पाया जाता है। अगला हम लोगों का और समीकरण मिति दोष। तो और समीकरण मिति दोष क्या होगा कि जब ये जो स्टाइकियोमेट्री और अनस्टाइकियोमेट्री, तो अनस्टाइकियोमेट्री में क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं यह निश्चित अनुपात में नहीं होंगे। क्या होंगे, ये निश्चित अनुपात में नहीं होंगे। तो निश्चित अनुपात में नहीं होंगे तो आप क्या होगा, और समीकरण मिति दोष हो जाएगा। यह होता है दो प्रकार का, पहला होता है धातु अधिक और क्या होता है धातु न्यूनता। तो धातु अधिक होता है धन अधिक और ऋणायन न्यूनता। तो इसमें देखते हैं हम लोग धन आधिक्य और ऋणायन न्यूनता। तो धन आधिक्य, तो धन आधिक्य में क्या लिखेंगे कि जिंक, सुनिएगा ध्यान से, कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर 2 धन आयन, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2 धन आयन। देखिए जैसे ये हमारा जिंक हो गया, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2 धन आयन, जिंक डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर 2 धन आयन। ऑक्सीजन हो गया, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या करेगा, ये 2 धन आयन बनाएगा, 2 ऋण आयन बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण कर 2 ऋण आयन बनाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 2 ऋण आयन हो गया। तो जब हम जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है Zn डबल प्लस और हमको क्या मिलता है, नवजात ऑक्सीजन। जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करने पर जिंक डबल प्लस और एक नवजात ऑक्सीजन मिलता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। और जब हम लोग 2ZnO लिखते हैं, यानी ZnO के 2 अणु को लेते हैं और हीट करते हैं, तो यहाँ कितना होगा 2Zn डबल प्लस प्लस ये जो ऑक्सीजन नवजात था क्या हो जाएगा, अणु के रूप में हो जाएगा। और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ क्या हो गया अणु के रूप में, और ये क्या होगा क्रिस्टल से उड़ जाएगा। और जब क्रिस्टल से उड़ जाएगा तो यहाँ क्या होगा, 4 धन आयनों की अधिकता हो जाएगी। तब क्रिस्टल में क्या होगा, धन आयन आधिक्य हो जाएगा। और जब धन आधिक्य हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, धन यानी धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। यानी फिर क्या करेंगे कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर 2 धन आयन एवं ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर 2 ऋण आयन बनाता है। जब जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो Zn डबल प्लस प्लस नवजात ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है। जब 2 यानी जिंक ऑक्साइड के 2 अणु को हम लोग गर्म करते हैं तो 2Zn डबल प्लस और ऑक्सीजन जो होता है वह अणु के रूप में बनकर क्या होता है, क्रिस्टल से बाहर उड़ जाता है, यानी गैस हो जाता है। और क्रिस्टल में केवल क्या बचता है, Zn डबल प्लस यानी धन आयनों की अधिकता हो जाती है। तो वहाँ क्या होता है, धन आधिक्य उत्पन्न होता है। अगला है, इसको उत्पन्न करने के लिए हमारा होता है कि धातु यानी ऋण आयन न्यूनता। इसमें क्या होता है, ऋण आयन न्यूनता। तो ऋण आयन न्यूनता क्या होता है कि जब NaCl के क्रिस्टल में, जैसे NaCl का कोई क्रिस्टल है, मान लेते हैं हमारा क्या है, NaCl का क्रिस्टल है, हमारा क्या हो गया, NaCl का क्रिस्टल हो गया। इससे हमारा क्या है, Na प्लस है, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर यहाँ क्या है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और क्या है Cl माइनस। फिर यहाँ क्या रहेगा, ऐसे ही इसे रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा Cl माइनस, ये Na प्लस रहेगा। फिर यहाँ कितना आएगा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और यहाँ कितना होगा Cl माइनस। फिर यहाँ कितना होगा Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस। कहेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम की वाष्प प्रवाहित करते हैं
जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम धातु की वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम पर कैसा आयन होता है, ये धन आयन। सोडियम पर कैसा आयन होता है, ये धन आयन। तो जैसे ही यह क्रिस्टल के अंदर पहुंचता है तो किसी न किसी एक Cl माइनस आयन को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और जब अपनी ओर आकर्षित कर लेगा तो ऋण आयन की क्या हो जाएगी, न्यूनता हो जाएगी। और जब ऋण आयन की न्यूनता हो जाएगी तो यानी धन अधिक हो जाएंगे। और जब धन अधिक यानी क्या होगा, धातु अधिक के दोष। यानी क्या कहेंगे कि जब NaCl के क्रिस्टल में सोडियम धातु की वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम धातु क्या करता है कि क्रिस्टल से एक क्लोरीन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे उसका स्थान खाली हो जाता है और ऋण आयन की क्या हो जाती है, कमी, और धन आयन की अधिकता। तो वहाँ क्या होता है, धातु आधिक्य के दोष उत्पन्न हो जाता है। अगला है धातु न्यूनता दोष। अगला हम लोग को क्या है, धातु न्यूनता दोष। देखिए धातु न्यूनता दोष क्या होता है कि जब किसी NaCl के क्रिस्टल में, यानी NaCl का कोई क्रिस्टल रहेगा, क्रिस्टल इसका बनाते हैं, यानी हमारा क्या है, NaCl का क्रिस्टल बना दे इसको। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ क्या रहेगा, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस। यहाँ कितना रहेगा, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। फिर यहाँ से कितना रहेगा, Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस Na प्लस। तो क्या कहेंगे कि जब किसी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में SrCl2 के वाष्प को हम लोग प्रवाहित करते हैं, SrCl2 इसलिए लिए चूंकि SR पर होता है 2, इसकी संख्या कितना होता है, 2। तो कोई दो संयोजित तत्व को मिलाना है, किसी दो ही संयोजित तत्व को मिलाना है। तो यहाँ कितना होगा, SrCl2 को जब मिलाते हैं तो SR पर उपस्थित दो धन आयन क्रिस्टल से सोडियम धातु के यानी Na प्लस के दो धन आयनों को विस्थापित करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से विस्थापित हो गया और यहाँ से, और एक स्थान पे ये आ जाएगा, यानी SR के किसका स्थान घेरेगा, एक स्थान पर। तो एक स्थान खाली रह जाएगा, और जब खाली रह जाएगा तो एक प्लस आयन की क्या हो जाएगी, कमी। तो जब कमी आ जाएगी तो वहाँ क्या होगा, धातु न्यूनता दोष। यानी कि कहेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में SrCl2 के क्रिस्टल को अपद्रव के रूप में मिलाते हैं तो SR पर उपस्थित दो धन आयन क्रिस्टल से दो सोडियम धातु को विस्थापित कर देते हैं, परंतु जो SR होता है यह एक ही होता है और एक स्थान घेर लेता है तथा दूसरा स्थान खाली रह जाता है, जिससे एक धन आयन की क्या हो जाती है, कमी। तो वहाँ धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाता है। अब आता है हम लोगों का अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष में हम लोग का आता है पहला कि P टाइप और दूसरा क्या होता है, N टाइप। बस इतना समझिए कि P टाइप N टाइप। तो इसका ट्रिक ये है कि 15 वर्ग का ले लीजिए कोई तत्व, 15 में कोई 14 मिलाएंगे तो P टाइप, और 15 में 13 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में हम लोग क्या करेंगे, 14 मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P टाइप। और 15 में यदि 16 का मिलाएंगे, किसका मिलाएंगे, 16 का, तो वहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का N टाइप। P टाइप में समझिएगा, P टाइप में लेता है, P टाइप में क्या करता है, ये लेता है इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, लेता है। और N टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। तो क्या करना है कि जब किसी त्रिसंयोजी या जब वर्ग 15 के तत्व के क्रिस्टल में वर्ग 14 के तत्व के क्रिस्टल को मिलाते हैं, तो वर्ग 15 के तत्व के क्रिस्टल में वर्ग 14 के तत्व के क्रिस्टल को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। तब वहाँ क्या होता है कि वर्ग 15 के तत्वों को वर्ग 14 के तत्वों द्वारा क्या करते हैं, विस्थापित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, वर्ग 15 का तत्व है, तो वर्ग 15 की संयोजकता कितना होता है, 3 होती है, और वर्ग 14 की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। समझिएगा, वर्ग 15 की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। होगा नेक्स्ट क्या है, अशुद्धता दोष। तो अशुद्धता दोष दो प्रकार का होता है, एक होता है हम लोगों का, एक होता है P टाइप और एक क्या होता है हम लोगों का N टाइप। तो इसका ट्रिक क्या है कि P टाइप और N टाइप, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई वर्ग हम लोगों का 4 है, हम लोगों का क्या है, कोई वर्ग हम लोगों का क्या है, चौथा है, चौथा वर्ग है हम लोगों का। यदि कोई चौथा वर्ग कहने का मतलब हुआ कि फोर्थ ए वाला, फोर्थ ए मतलब ये ऐसे समझिए, फोर्थ ए कहने का मतलब हुआ कि 14वां वाला, कौन सा हो गया, 14वां। तो किसी 14वें वर्ग के तत्व में, यानी जो 14वां वर्ग का तत्व रहेगा, अगर उसमें 13वां वर्ग का मिलाएंगे और यदि उसमें 15वां वर्ग का मिलाएंगे, तो यदि 13 वाला मिलाएंगे, यदि क्या करेंगे 14 वाले में 13 को, यानी 14 वाले में 13 को मिलाएंगे तब P टाइप, और क्या करेंगे 14 वाले में हम लोग क्या करेंगे 15 वाले को मिलाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का N टाइप हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, जैसे 14वें वर्ग में हम लोग क्या लेते हैं, जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है, चतुर्थ संयोजी, यानी इस पे कितने होते हैं, 4 संयोजी।
और इसमें 13वें वाले में जैसे हम लोग एल्युमिनियम ले, ये क्या होता है 3 संयोजी। तो क्या करेंगे, किसी फोर्थ ए के क्रिस्टल को लेकर, फोर्थ ए के तत्वों के क्रिस्टल को लेकर उसमें थर्ड ए के क्रिस्टल को अपद्रव्य के रूप में मिलाते हैं, यानी तत्वों किसमें रूप में मिलाएंगे, अपद्रव्य के रूप में। तो ये देखिए त्रिसंयोजी है, यहाँ 4 संयोजी। तो ये जो क्या होते हैं, वर्ग 13 के तत्व वर्ग 14 के तत्वों क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। समझिएगा, 4 वाले को 3 वाला क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, सब पे 4 4 चारों चारों संयुक्त है, तो 3 वाला क्या आएगा, इसको विस्थापित कर देगा, यानी इसको क्या कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो लेकिन इसको पूरा होने के लिए 4 चाहिए ना, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यह लेने लगता है दूसरे से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेता है। पी टाइप में क्या करता है, लेता है, और एन टाइप में क्या करता है, देता है। ये ट्रिक समझिएगा कि यदि 14 वाले में 13 को मिलाएंगे तो पी टाइप, और 14 वाले में 15 को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एन टाइप। पी टाइप में लेता है और एन टाइप में देता है। तो वही क्या करेंगे कि जब वर्ग 14 क्रिस्टल में वर्ग 13 के तत्वों को अपद्रव्य के रूप में मिलाते हैं, तो वर्ग 13 के तत्वों द्वारा वर्ग 14 के तत्वों को विस्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन ग्राही का ये काम करने लगता है। तो वहाँ क्या होता है, पी टाइप। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे कि जब वर्ग 14 में वर्ग 15 के तत्वों को अपद्रव्य के रूप में मिलाएंगे, तो वर्ग 15 के तत्वों द्वारा वर्ग 14 के तत्वों के अपद्रव्य क्रिस्टल को विस्थापित कर जाता है, जिससे क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता का काम करने लगते हैं। तब वहाँ क्या हो जाएगा, हम लोगों का एन टाइप हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, तब वहाँ पे एन टाइप। सो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है बैंड। अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैंड है। इसके बाद लास्ट टॉपिक रह जाएगा। तो बैंड में हमको पढ़ना है बैंड सिद्धांत। बैंड में क्या पढ़ना है, बैंड सिद्धांत। तो बैंड सिद्धांत क्या होता है कि परमाणु ऑर्बिटल का, परमाणु ऑर्बिटलों का परमाणु ऑर्बिटलों का आणविक ऑर्बिटल में, परमाणु ऑर्बिटल से आणविक ऑर्बिटल में निर्माण क्या कहलाता है, हम लोगों का बैंड सिद्धांत। फिर से सुनिए कि परमाणु ऑर्बिटल से आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होना बैंड सिद्धांत कहलाता है। परमाणु ऑर्बिटल से आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होना हम लोग क्या कहलाता है, बैंड सिद्धांत। अब कहता है कि बैंड जो होता है दो प्रकार का, पहला होता है चालन बैंड, पहला क्या होता है, चालन बैंड। दूसरा होता है संयोजी बैंड, दूसरा क्या होता है, संयोजी बैंड। चालन बैंड क्या होते हैं कि वे बैंड जिसमें ऊर्जा अधिक होती है, जिसमें ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, जिसमें ऊर्जा अधिक होती है परंतु इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। और इसमें क्या होगा, ऊर्जा कम रहेगा, ऊर्जा क्या रहेगा, कम, और इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अधिक रहेगा। यानी कि जिस बैंड में ऊर्जा अधिक परंतु इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसको चालन बैंड, और जिस बैंड में ऊर्जा कम एवं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अधिक होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी बैंड कहते हैं। अब कहता है कि बैंड के आधार पर, बैंड के आधार पर चालक, अचालक, चालक, अचालक एवं अर्धचालक की परिभाषा दीजिए। देखिए, तो बैंड के आधार पर जो चालक क्या होता है कि जब चालन एवं संयोजी बैंड परस्पर आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारा चालन बैंड है, हमारा कौन सा बैंड है, ये चालन बैंड है, और ये मान लीजिए हमारा क्या है, संयोजी बैंड है। तो जब चालन बैंड एवं संयोजी बैंड एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो जो संयोजी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह चालन बैंड में क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। चालक क्या होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी, तो जब चालन बैंड एवं संयोजी बैंड एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, तब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने के कारण इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, वो चालक हो जाएगा। वहाँ क्या हो जाएगा, हम लोगों का चालक। यानी कि जब चालन एवं संयोजी बैंड आपस में एकदम संपर्कित रहते हैं तथा जिससे कि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश करने लगते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हम लोगों का चालक। और चालक क्या होता है कि जब चालन एवं संयोजी बैंड के बीच की दूरी लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, कितना हो, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी 19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। तो यदि चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच की दूरी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अचालक। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अचालक। अर्धचालक क्या होता है कि जब चालन एवं संयोजी बैंड के बीच की दूरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.5 यानी 0.5 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो वहाँ पे हम लोगों का क्या होगा कि संयोजी बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, तब वहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, अर्धचालक। यानी कि जब चालन एवं संयोजी बैंड के बीच की दूरी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, तब वहाँ पे हम लोग क्या होता है, वो
अर्धचालक होता है, वहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, वो अर्धचालक हो जाएगा। अब इसमें एक आता है अनुचुम्बकी, एक हम लोग क्या आता है अनुचुम्बकी आता है, एक हम लोग क्या आता है प्रतिचुम्बकी, और एक आता है लौह चुम्बकी। तो अनुचुम्बकी क्या होती है कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग क्या पाए जाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग कहते हैं अनुचुम्बकी। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये क्या हम लोगों का पी है, इसमें मान लीजिए कि पूरा हम भर दें, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हों, तभी हमारा हो जाएगा प्रतिचुम्बकी। और एकाक ठो यदि खाली रहेगा, एकाक ठो क्या रहेगा हम लोग खाली रहेगा, तो वहाँ पे हो जाएगा हम लोग का अनुचुम्बकी। और लौह चुम्बकी क्या होते हैं, जैसे धातु होते हैं, जैसे लोहा, जैसे Fe3O4 को पूछता है कि ये क्या है, तो Fe3O4 हम लोग क्या है, लौह चुम्बकी। सो दोस्तों हम लोगों का टॉपिक एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए आप लास्ट तक हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिए। धन्यवाद।